हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य रण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का स्पर्श भाग 2 से चैप्टर 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं, पहले इनको पढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत 20 मई 1900 को उत्तराखंड में कौसानी अल्मोड़ा में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। 7 साल की उम्र में ही स्कूल में काव्य कविता के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था और 1915 से ये स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू कर दिए थे। 1915 से लगातार इन्होंने साहित्य में लिखना शुरू कर दिया था। छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में ये जाने गए। इनकी जो शुरुआती रचनाएं हैं उसमें प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद दिखाई देता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। ये आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में, ये ध्यान देने की बात है कि 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये मोस्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत जी को मिला था और 1969 में चिदम्बरा रचना पर, इनकी चिदम्बरा काव्य संग्रह है, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर पावस ऋतु में पावस प्रदेश में पावस पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वतों के प्रदेश में वर्षा ऋतु। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वतों के प्रदेश में वर्षा ऋतु हो रही थी और प्रकृति जो है अपना वेश हर पल बदल रही थी। कहीं बारिश होने लगती थी, कभी बारिश रुक जाती थी, कभी बादल आ जाते थे, कभी वो इधर उधर गुम हो जाते थे। तो जो प्रकृति थी अपना वेश वो हर पल बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। ऐसा लग रहा था कि पर्वतों ने मेखला पहन ली हो, बादलों की मेखला पहन ली हो। जो बादल थे वो तो पर्वतों के आसपास इधर उधर मंडरा रहे थे गोलाकार। ऐसा लग रहा था जैसे पर्वतों ने मेखला पहन रखी हो। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, पर्वतों पर जो असंख्य फूल खिले हुए थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो उनकी असंख्य आँखें हों, वो पर्वतों की हजारों आँखें हों। वो जो कि सुमन माने फूल, वो फूल अपनी आँखों को फाड़ फाड़, ऐसा लग रहा था पहाड़ जो है अपनी आँखों को फाड़ फाड़ करके देख रहा है। क्या देख रहा है? अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। नीचे जल में अपना आकार, अपना बहुत बड़ा आकार यानी अपनी परछाई को वो बार बार देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वतों के नीचे ही तालाब है, झील है जो पानी से भरी हुई है और वो बिल्कुल स्वच्छ है। तो उसी में ऐसा लग रहा है कि वो दर्पण के समान अपना विशाल आकार पर्वत उसमें देख रहा है। जो पर्वत के नीचे तालाब है, झील है, उसके स्वच्छ जल में ऐसा लग रहा है कि पहाड़ अपने हजारों आंखें फाड़ फाड़ करके अपनी परछाई को, अपने आकार को, अपने सौंदर्य को निहार रहा है। ठीक। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पहाड़ों, ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं, गिर का गौरव गाकर झरझर, जो झरने गिर रहे हैं वो झरझर की आवाज करते हुए पहाड़ों की गुणगाथा गा रहे हैं, गौरव गाथा गा रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर। मन में उमंगे भर रहे हैं, नस नस में उत्तेजना भर रहे हैं, उमंगे भर रहे हैं। उनको देख करके मन में उत्साह जग रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पर्वतों पर झरने वाले झाग से भरे झरने मोतियों की लड़ियों की तरह दिखाई दे रहे हैं।
पर्वतों से झरने वाले जो झरने हैं वो ऐसा लग रहा है कि झाग से भरे हुए झरने हैं और वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता। पहाड़ों के हृदय से, पहाड़ों की छाती से उठ उठ कर वो जो पेड़ उगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़, वो ऐसे लग रहा है कि उच्च आकांक्षाओं से तरवर, वो बड़ी बड़ी आकांक्षाएं लिए हैं, वे पेड़ बड़ी बड़ी आकांक्षाओं को लिए हुए, इच्छाओं को लिए हुए हैं झांक रहे नीरव नभ पर। वे आसमान के रहस्यों को जानना चाहते हैं, आकाश की तरफ झांक रहे हैं शांत होकर के, शांत आकाश की तरफ। नीरव नभ होता, नीरव शांत, शांत आकाश की तरफ झांक रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे? अनिमेष, एकटक, अटल, रुके हुए, एकदम एक जगह स्थिर होकर के, लेकिन कुछ चिंतित होकर के। गिरिवर के, पहाड़ों के छाती से जो पेड़ उगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शांत आकाश की तरफ अपनी उच्च आकांक्षाओं को लिए हुए, अपनी इच्छाओं को लिए हुए उनकी तरफ झांक रहे हैं, एकटक स्थित होकर के, और कुछ चिंतित होकर के आकाश को देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारद के पर। लेकिन तभी अचानक उड़ गया, अचानक लोभूधर, अचानक पर्वत उड़ गया, अचानक वो पर्वत गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई सफ़ेद पारे के समान पंख फड़फड़ाता हुआ वो जो बादल था, वो क्या कहते हैं, वो पर्वत, वो अचानक ही गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि उस पर बहुत सारे बादल आ गए। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, बस केवल मात्र झरनों की शांत आवाज ही रह गई है। मात्र रव शेष रह गए हैं निर्झर, केवल आवाज, रव शेष केवल आवाज, झरनों की केवल आवाज रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लग रहा है कि आकाश धरती पर टूटकर गिर पड़ा है, क्योंकि बादलों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बादलों के आ जाने से ऐसा लगा, धस गए धरा में सभय साल, सभी जो साल के बड़े बड़े वृक्ष थे, निडरता पूर्वक जो खड़े हुए थे, वो डर करके, सभय डर करके धरती में धस गए हों। ऐसा लगा बड़े बड़े साल के वृक्ष डर करके धरती में धस गए हों। जो नीचे तालाब था, उसमें ऐसा लग रहा है कि आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। बड़े बड़े साल के वृक्ष, ऐसा लग रहा है डर के मारे जमीन में धस गए हों और तालाब में आग लग गई हो और वहाँ से धुआं निकल रहा है। ये सब बादलों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसा लग रहा है कि बादलों के विमान में घूम घूम कर वर्षा के जो राजा हैं इंद्र, वर्षा ऋतु के राजा इंद्र जो हैं, वो बादलों के यान में घूम घूम कर जादू का खेल दिखा रहे हैं। तो ये था प्रकृति का वर्णन। किस प्रकार से पंत जी ने प्रकृति का वर्णन कितने सुंदर तरीके से किया हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकृति के जो उपासक कवि हैं सुमित्रानंदन पंत ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, यही कारण है कि सबसे अधिक जो पर्यटन स्थल होते हैं हमारे, वो पर्वतीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? आशा है कि सबको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।